हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं 20 से आगे क्वेश्चन, यानी कि 19 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं, हम 20 से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन में। तो सुनिए कि आपको 20 वाला क्वेश्चन दे रखा है। आपको पूछा गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं और फैराडे के दो लॉ आपको बताने हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है जब हम किसी कॉइल में क्या करते हैं, कॉइल में करंट प्रोड्यूस करवाते हैं, तो करंट प्रोड्यूस कराने से उसके फ्लक्स में क्या आता है, चेंज होता है। और चेंज आने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है या जनरेट होता है, या फिर इंड्यूस्ड करंट आप इसे कह सकते हैं, जनरेट होता है। और इस प्रोसेस को, मतलब फ्लक्स चेंज होने से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट आपका जनरेट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब दूसरा आता है आपका फैराडे के लॉ आते हैं। पहला लॉ तो थोड़ा सा अलग है, आपका फ्लक्स चेंज के बेस पे है, और दूसरा आपका लेंज लॉ है। तो देखिए स्टूडेंट, पहला है इज स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का इन ए सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द फ्लक्स, मतलब इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द फ्लक्स, ये है। और उसके बाद दूसरा है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की या इंड्यूस्ड करंट की इन सर्किट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोज द कॉज और से चेंज ड्यू टू विच इज प्रोड्यूस, मतलब ये उसी का अपोज करती है जिससे ये जनरेट होती है, यानी कि फ्लक्स चेंज होने का क्या करती है, अपोज करती है। तो स्टूडेंट 20 वाले में आपका सेकंड पार्ट भी है, मतलब कि आज फॉर्म आपको क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वैसे आप इसे कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। और लैंप ऑफ 50 वाट, यानी कि लैंप है जिसमें आपको पावर दे रखी है, उसकी 50 वाट दे रखी है। और दूसरा आपको बोला गया है क्वेश्चन में 100 वोल्ट इज टू बी कनेक्टेड विद 200 वोल्ट, मतलब कि V1 या V आप माने तो 100 और दूसरा V आपको दे रखा है 200 वोल्ट, इस तरीके से कनेक्टेड है। 50 हर्ट्ज इलेक्ट्रिक मीन्स फाइंड कैपेसिटेंस कैपेसिटर इज टू कनेक्ट सीरीज विद लैंप, कैपेसिटेंस निकालना आपको, या कैपेसिटर टू बी कनेक्टेड सीरीज विद लैंप, जो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है उसका कैपेसिटेंस निकालना है। आपको एफ दे रखा 50 हर्ट्ज को, एफ आपको दे दिया है कितना, 50 हर्ट्ज दे दिया है इस तरीके से। तो जो इसका फॉर्मूला होता है हमारा, देखिए सबसे पहले आप इसमें करंट निकालेंगे। आई बराबर होता है आपका, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, आई बराबर आपका होता है P अपॉन वी, ये आपने पढ़ा होगा, P बराबर वी आई पढ़ा होगा। तो इसके बेस पे आप क्या निकाल सकते हैं, आई बराबर P अपॉन वी, आई यहाँ तो ये अपॉन में आ गया। अब पावर आपको 50 दे रखी है और पहले इसके लेंगे 100, तो कितना आ गया आपके पास 1/2, यानी कि 1/0.5, और आई है तो ये किस में आएगा, एम्पियर में आएगा। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है इसी का। आर स्क्वायर, आर बराबर होगा आपका V स्क्वायर अपॉन P, V स्क्वायर अपॉन P होता है आपका। तो V की जगह आपको कितना दे रखा, 100 दे रखा पहले, 100 × 100, और आपका पावर कितनी है, 50 है, तो 50 से आप किसको करेंगे 2, यानी कि कितना जगह 200। रेजिस्टेंस किसमें आता है, ओम में आ गया। अब देखिए जब ये 2 आ गया, टोटल आप क्या निकालेंगे, इसमें वोल्टेज कितना होगा, टोटल वोल्टेज जो होता है आपका, उसके लिए फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आपका VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। अब इसको निकालने से पहले आपको VC पता होना चाहिए। अब VC बराबर आपका होता है हमारा V स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब V स्क्वायर को हम ऐसे रख देंगे, और VR बराबर IR, V बराबर IR ओम के लॉ से, तो हम इस V को डायरेक्ट, चलो V स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे हम IR का होल ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर। तो V की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे जो V रखेंगे आप इसको रखेंगे, तो 200 का स्क्वायर माइनस I की जगह कितना है, अब यहाँ रखा है 0.5 इंटू R कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ रखा है R की वैल्यू 200, ठीक है, इस तरीके से। अब 200 का स्क्वायर कितना होता है, 40,000 होता है सीधे, 40,000, 3 4 इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 40,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 200 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 200 × 5, ये जगह पर 10,000, ठीक है, और 10,000 माइनस 10,000 इस तरीके से, 1 10 100 10,000, ठीक है, इस तरीके से, एक 0 जगह, ठीक है। उसके बाद 4,000 से 3,000 1,000 घटाओगे तो कितना जाएगा, 30,000 आ जाएगा आपका। अब 30,000 को हम लिख सकते हैं, 30,000 में 10,000 × 3 लिखोगे तो 10,000 का रूट होता है 100, तो 100√3 आ जाएगा यहाँ पे आप डायरेक्ट आपका। तो आपको मिल गया VC की जो वैल्यू मिल गई है, कितनी मिल गई, 100√3 मिल गई है। अब यहाँ पे VC बराबर एक फॉर्मूला होता है आपका, VC के बाद VC बराबर होता है आपका IXC होता है, IXC। तो अब XC निकालोगे तो VC बराबर क्या हो जाएगा आपका, I हो जाएगा। अब VC की वजह से 100√3 है, और यहाँ पे I हमारा 0.5 एम्पियर आता, इसे 10 से मल्टीप्लाई करो, इसे 10 से मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा 100,000 हो जाएगा √3 अपॉन 5 से सॉल्व करो, कितनी बार 20, यानी कि 200√3, ये आ गया आपका 200√3 आ गया। VC की IXC की वैल्यू आ गई, यहाँ से IXC निकाल दिया हमने। अब उसके बाद देखो
एक्स सी की वैल्यू आ गई यहाँ पे कितनी हमारी 200√3। अब मुझे एक फॉर्मूला पता है एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का। इसे आप थोड़ा और सॉल्व करें यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा एक्स सी बराबर 1/2πf इंटू सी। अब मुझे सी फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी कि एक्स सी इंटू 2π सी, तो 2πf सी इक्वल टू 1। अब यहाँ से मुझे सी निकालना है तो सारे इंटू वाले अपॉन में चले जाएंगे, यानी कि सी बराबर आपका हो जाएगा 2πf एक्स सी हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपने पुट करनी है इसमें। जैसे आप वैल्यू पुट करते हैं देखिए इस पर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो एक्स सी बराबर होगा हमारे पास 1/2 इंटू 3.14 इस पाई की जगह। एफ हमें कितना दे रखा है, 50 हर्ट्ज दे रखा है, इंटू और यहाँ पे एक्स सी की वैल्यू अभी निकाल रखी थी हमने, कितनी आई थी 200√3। अब जब इसे आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है इस पर, ये आ रहा है 9.19 माइक्रोफैरेड, 9.19 माइक्रोफैरेड इस तरीके से आंसर। तो स्टूडेंट 21 वाला क्वेश्चन आपका हट गया है सिलेबस से, तो हम 21 वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप 22 वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपके पास 22, डिफाइन द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मेंशन द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए पहले तो बताना आपको इंटरफेरेंस होता क्या है। मान लीजिए जब दो कोहेरेंट सोर्सेज से दो वेव्स निकलती है, मान लीजिए दो वेव्स निकल रही है, ये किसी मीडियम में मिलती है, किसी मीडियम के 2 पॉइंट्स पे मिलती है, किसी कोहेरेंट सोर्स से दो वेव्स निकली, वो किसी मीडियम पे मिली, माने किसी मीडियम के 2 पॉइंट्स पे मिली, ठीक है। और जिस पॉइंट्स पे मिलने के बाद उनकी वहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होगी अगर ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। और जहां पे कम होगी वहां को क्या बोलेंगे, हम डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे। देखिए नॉर्मल सी बात है, जब किसी दो वेव निकलेंगी किसी कोहेरेंट सोर्स से, वो किसी 2 पॉइंट्स में मिलेंगी उस कोहेरेंट सोर्स के, तो वहां पे जहां पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा मैक्सिमम होगी उस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जहां पे कम होगा तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो उसके लिए कंडीशंस क्या है, देखिए सबसे पहले व्हेन टू वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस सुपरइम्पोज इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑन ईच अदर, देन दे इंटरफेरेंस आइदर कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली। मतलब कि जब दो वेव्स क्या करते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस से निकलती है और सुपरइम्पोज होती है दूसरे पे, नियरली इक्वल द एम्पलीट्यूड, जिनका एम्पलीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, और एक दूसरे पे क्या होती है, सुपरइम्पोज होती है, तो देन दे इंटरफेरेंस आइदर कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली। तो या तो क्या होगा, आपका इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली होगा या फिर डिस्ट्रक्टिवली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल लैम्डा, अगर उनके बीच जो पाथ का डिफरेंस है दो वेव्स के इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। और फिर द पाथ डिफरेंस इन ऑड, मतलब कि क्या होगा, इवन होगा तो क्या होगा, आपका कंस्ट्रक्टिव होगा, और ऑड होगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा, ये ध्यान रखना आपको। टेक्स प्लेस एंड व्हेन द पाथ डिफरेंस इज एन ऑड एन इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल एंड लैम्डा बाय 2 द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। अब पाथ डिफरेंस के लिए डेल्टा डी एन लैम्डा होता है, फॉर्मूला ये हो गया आपके पास, और डेल्टा डी एन प्लस 1/2 लैम्डा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ये होता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 23, आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं इसमें भी। तो व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए डेरिवेटिव निकालना आपको, और डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव कैसे कहते हैं बताना है। देखिए जो डी ब्रॉगली वेव है उसे हम क्या कहते हैं, मान डी ब्रॉगली ने बताया था कि डी ब्रॉगली से पहले ये बताया कि लाइट ही कैसा जो ड्यूअल नेचर शो करता है। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि ड्यूअल नेचर सिर्फ लाइट ही शो नहीं कर सकता, कुछ चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन ये भी क्या करता है, ड्यूअल नेचर शो करता है। अब ये कैसे करते हैं, उन्होंने बोला कि जब जो चार्ज पार्टिकल हैं क्या करते हैं कि जब इनको चार्ज दिया जाता है तो ये क्या करते हैं, मोशन करते हैं, और मोशन करने पे क्या करते हैं, अपने वेव नेचर को शो करते हैं, ठीक है। तो वेव नेचर को शो करेंगे, और जिस कंडीशन में अपने वेव नेचर को शो करते हैं उसी को डी ब्रॉगली वेव कहा गया है या मैटर वेव कहा गया है, ठीक है। इस तरीके से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ई बराबर होता है mc²। अगर कोई फोटोन इस मास एनर्जी रिलेशन से चलता है तो ये बराबर mc² होता है, और दूसरा होता है ई बराबर आपका क्या होता है, hv जो उसकी एनर्जी होती है, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये कैंसिल आउट हुए दोनों, तो mc² एक कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका hv, या hv बराबर आप लिख सकते हैं mc²। hv की जगह होता है आपका c लैम्डा फॉर्मूला, ये हो जाएगा mc², सॉरी c से कट जाएगा तो आपका हो जाएगा h/लैम्डा इक्वल्स टू mc, ये अपॉन में जाएगा, यानी कि h/mc इक्वल्स टू लैम्डा हो जाएगा। अब c को आप कंसिडर करो किसके, v के, तो क्या हो जाएगा आपका लैम्डा इक्वल्स टू h/mv और इक्वल्स टू h/p हो जाएगा ये, क्योंकि m/b क्या होता है, मोमेंटम होता है आपका, तो p आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है इसका, देखिए इसी का सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं यहीं पे, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
और इसमें सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड पार्ट में इसी के आपको वर्क फंक्शन दे रखा है, W0 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। बस आपको एक नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाना है। देखिए क्वेश्चन में दे रखा, आपको W दे रखा 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट, इसको चेंज करेंगे आप 2.14, तो एक इलेक्ट्रोवोल्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 ये हो जाएगा आपका जूल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपको दे रखा है, अब आपको डायरेक्ट फाइंड ही करना है फॉर्मूला। W बराबर होता है HV0, आपको V0 निकालना है तो W को क्या हो जाएगा अपना H हो जाएगा V0 बराबर, तो V0 बराबर W तो देखो हमारे पास है 2.14 × 1.6 × 10⁻19 और H होता है प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा V0 की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी 5.18 × 10⁴, ये होती है हर्ट्ज में। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 24। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट सेशन ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एंड रिप्रेजेंट देम बाय द फॉर्मूला। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सारे जो सीरीज होती है उनके फॉर्मूला लिखने आपको रिप्रेजेंट करना फार्मूला से, बहुत ही आसान है। पहले होती है आपकी लाइमन सीरीज, उसके लिए फॉर्मूला था 1/λ = R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n²। यहाँ पे जो n की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे वो रखेंगे 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक। अब दूसरा उसके बाद बामर सीरीज में 1 है, यहाँ पे 2 आएगा, फिर पास चेन में 3, फिर ब्रैकेट में 4 और फ्रंट सीरीज में क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। और सब में n बस क्या करना आपने यहाँ 1 रखा तो यहाँ 2 आएगा इनकी जगह, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ 4 है तो 5, यहाँ 5 है तो 6 आ जाएगा। बस कहाँ पे रखेंगे आप n की जगह पर रखेंगे, अगर इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आएगा। बट अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 25, आपको बोला गया कि पीएन जंक्शन डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर के कैसे काम करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में कैसे काम करता है। देखिए तो देखिए आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर पीएन जंक्शन डायोड है, इसको एक एसी सोर्स से जोड़ा गया है। देखिए ये है प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल है। जब प्राइमरी कॉइल में आप करंट प्रोवाइड कराते हैं एसी सोर्स से तो इंडक्शन की वजह से इसमें भी क्या होता है करंट क्रिएट हो जाता है, ये क्या होता है इंड्यूज हो जाता है। जैसे ही आपने इसको करंट दिया इस कॉइल को, इंडक्शन की वजह से क्या हो जाता है इसमें भी करंट क्रिएट हो जाता है। और जैसे करंट इंड्यूज होगा इसमें तो ये भी क्या होगा इस यहाँ से ये क्या होना प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे S1 लगा, ये आपका होता है पहला टर्मिनल और S2 दूसरा टर्मिनल। अब मान के चलिए अगर S1 आपका पॉजिटिव है, S1 टर्मिनल क्या है पॉजिटिव है, तो और दूसरा टर्मिनल क्या है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव S1 है और S2 क्या है नेगेटिव है। तो S1 पॉजिटिव होने से जो करंट पास होगी हमें कहाँ मिलेगी RL पे लोड मिल जाएगा करंट, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए जब ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में होता है, S1 पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में करंट कहाँ मिलेगा RL पे मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन में ये S1 क्या है आपका नेगेटिव है और S2 क्या है पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में रिवर्स बायस हो जाएगा और उस कंडीशन में आउटपुट क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। और यही कंडीशन क्या कहलाती है आपकी इनसिग्निफिकेंट ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल्स ऑफ इंड्यूस्ड इनपुट वेव। और इसी तरह ये क्या करता है वर्क करता है हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ सिंगल पीएन जंक्शन डायोड कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है एक सिंपल और सिंगल पीएन जंक्शन डायोड है जो कनेक्ट होता है आपका सीरीज में तो लोड रेजिस्टर से। वी नो हम जानते हैं कि जो जंक्शन डायोड है कंडक्ट करता है करंट ओनली इन वन डायरेक्शन ओनली, वो एक ही डायरेक्शन में करता है। व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायस, जब ये क्या होगा फॉरवर्ड बायस्ड में होगा। द सेम प्रिंसिपल इज यूज टू मेक हाफ वेव रेक्टिफायर, और यही सेम प्रिंसिपल यूज किया जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए टू AC टू DC, AC को DC में कन्वर्ट करने में। हियर इज द इनपुट वोल्टेज, अब यहाँ पे एक इनपुट वोल्टेज इज स्टेप्ड डाउन है यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वेव यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर इनपुट वेव द डायोड D विल बी फॉरवर्ड बायस, तो डायोड पहला क्या होगा आपका फॉरवर्ड बायस होगा और ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल विल बी रिवर्स बायस, और दूसरे साइकिल में रिवर्स बायस में क्या होगा नेगेटिव रिवर्स बायस होगा नेगेटिव साइकिल में। तो इन अ रिवर्स आउटपुट विल बी 0 और इनसिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, मतलब कि पहले में फॉरवर्ड बायस होगा तो पॉजिटिव मिलेगा, दूसरे में रिवर्स बायस होगा तो नेगेटिव में 0 मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कंप्लीट सर्कल का मान अगर फुल वाले में देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में उसमें 0 मिलता है, पर हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें एक पर फॉरवर्ड वाले में प्लस मिलता है दूसरे में नेगेटिव 0 मिलता है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे VRMS पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है मैक्सिमम क्या होगा इसके लिए ग्राफ। ये क्वेश्चन कर लिए हैं 26 से 27 आपके हट गए हैं सिलेबस से तो हम उनको नहीं करेंगे। 28 में 2 पार्ट हैं आपके,
तो 28 के दोनों करेंगे हम अथवा वाला भी क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका पहला पार्ट है, आपको दिया गया है कि किरचॉफ के दोनों लॉ को बताना है आपको, और उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या निकालना है आपको, इसका प्रिंसिपल के बेस पे इसको सॉल्व करना है, मतलब इसका जीरो बैलेंस की कंडीशन पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसमें देखिए पहला जो लॉ था आपका किरचॉफ का, वो था कि किसी जंक्शन में मिलने वाली जितनी भी करंट है उनका एलजीब्रिक सम कितना होता है, जीरो होता है, यानी कि आने वाली करंट इक्वल होती है जाने वाले करंट के। अब जो जंक्शन पे मिल रही है इस तरीके से I5 आपका I1 और I3 मिल रही है, तो उसको हम राइट से लेफ्ट साइड को लिख देंगे, और जो इस साइड को मिल रही है उनको हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इधर आके क्या हो जाएंगे नेगेटिव। तो इसका पहला है पहला रूल। और दूसरा है किसी क्लोज्ड पाथ में, मान लीजिए क्लोज्ड पाथ है, उसमें जो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है। ये आपका सेकंड लॉ। इसे प्रूव तो नहीं करना है, बट इसके बेस पर हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ बैट लगी है, यहाँ आपका की लगी हुई है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। जब यहाँ से आप करंट प्रोवाइड करेंगे इसको ना इस साइड से, तो ये इस पॉइंट पे पहुंचेगी, ए और बी पॉइंट पे पहुंचेगी, ठीक है। इस तरीके से जैसे ए पॉइंट पे पहुंचती है डिवाइड जाती है, एक इस वाले पार्ट पे और एक इस पार्ट पे पहुंच जाएगी, इसको हम सी और डी ले सकते हैं। तो इस पार्ट से और इस पार्ट में, यानी कि जो करंट इस पार्ट में फ्लो होगी वो यहाँ भी फ्लो होगी, और फिर जो करंट इसमें फ्लो होगी इससे इधर आते हुए इधर को चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम क्लोज्ड पाथ पहले में ले लेते हैं। इन क्लोज्ड पाथ ये हो गया आपका ए सी डी ए में, ए सी डी ए में अगर आप लेते हैं तो आपको I1 करंट मिलेगी। यहाँ पे I1 करंट हमें पता है कि इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीप्लिकेशन I1 करंट है, और P आपके पास है यहाँ पे I1 इंटू पी, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इधर से ए से सी तक जाएगी, सी से डी आएगी, डी से भी वापस आ जा रही है तो नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा I2, ये I2 करंट, तो I2 इंटू माइनस I2 इंटू आर। इसे सॉल्व करेंगे आप तो I1 P बराबर आपका हो जाएगा I2 आर हो जाएगा पहले। अब दूसरा देखिए सी बी डी सी में, इन क्लोज्ड पाथ सी पी लिख दिया मैंने, और सी बी डी सी वाले में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी देखो ये I2 है, सॉरी I1 है, I1 यहाँ से जो इधर गई ये भी इधर जाएगी, तो I1 क्यू माइनस आ जाएगा, क्योंकि वापस फिर ऊपर ही जा रही है ना, तो I2 क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्या हो गया, ये 2, और एक क्वेश्चन 2 को नहीं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो I1 क्यू इक्वल टू होगा I2 S होगा, एक क्वेश्चन 2 और एक क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना फर्स्ट से सेकंड को। जब आप फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ही आसान है। तो पहली इक्वेशन क्या आपकी I1 P अपॉन हो जाएगा I1 Q इक्वल टू I2 R और I2 S, यही इक्वेशन में डिवाइड कर दी। I1 I2 कैंसिल आउट, तो P अपॉन Q इक्वल टू क्या जाएगा आपका R अपॉन S, ये आपकी बैलेंस कंडीशन आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड पार्ट है, जो आज हम आपको क्वेश्चन दिया गया था। आपको पूछा गया था कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहता है हमसे, और इसके बेस पे आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है किसी सेल का। तो पोटेंशियोमीटर क्या है आपका, एक ऐसी युक्ति है, मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसके बेस पे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और किसी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए फॉर्मूला K बराबर V अपॉन L होता है, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, मैंने PG लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है किसी भी सेल का। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है। देखिए सेल का जो सॉल्यूशन होता है, सेल का सॉल्यूशन जो करंट के मार्ग में, मतलब करंट के रास्ते में जो डिफिकल्टीज क्रिएट करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। देखिए सेल का सॉल्यूशन जो करंट जो फ्लो होगी सेल में, उसके रास्ते में डिफिकल्टीज अराइज करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। इसको आप प्रूव करेंगे तो पहला फॉर्मूला देखिए, पहले इसके लिए होता है E इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका KL1 होता है, उसका V बराबर पोटेंशियल के में KL2 होता है। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा E अपॉन V इक्वल टू KL1 अपॉन KL2, ये K से K कैंसिल, यानी कि E अपॉन B आपको मिल गया है L1 अपॉन L2। अब इंटरनल इसमें R बराबर आपका फॉर्मूला होता है R इंटू E अपॉन V माइनस 1 होता है, इस तरीके से फॉर्मूला। अब बस वैल्यू रखनी है अपॉन V की, तो R बराबर हो जाएगा आपका R, E अपॉन V की वैल्यू कितनी है, L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड हो गया। 28 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। 29 में भी आपके 2 पार्ट थे, पर जो पहला पार्ट है आपका वो तो हट गया, लेकिन हम 29 का अथवा वाला पार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको बायो सेवर्ट का लॉ बताना है। देखिए बायो सेवर्ट का लॉ ये कहता है, जब किसी कंडक्टर में
क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं, करंट प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके अराउंड पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। मान लिया हमने करंट दिया इसको आई, तो अब ये करंट क्या हो जाएगा, इसमें तो फैल जाएगा पूरा, लेकिन इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पी तक क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने बोला जो करंट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है प्रोपोर्शनल होता है इसमें जो करंट है उसके, ठीक है। और दूसरा होता है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका वो डीबी होगा इसके डीएल के छोटे से जो अल्पांश आपका डीएल, ठीक है। और उसके बाद डीबी जो होगा आपका प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच बनने वाले एंगल साइन थीटा। और दूसरा बोला था कि डीबी जो होगा प्रोपोर्शनल होगा यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस आर है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि सबको मिलाएंगे तो हमारा डीबी ऐसी बनेगा, प्रोपोर्शनल आएगा आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करोगे आप तो डी बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर होगी, मीटर स्क्वायर जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है, इस तरीके से होगी। अब हमें क्या निकाला, दो पैरेलल जो कंडक्टर है इनके बीच जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है, फोर्स कितना लगता है वो। अब मान लीजिए ये आपके दो, ये ए है ये बी, मान लीजिए दो कंडक्टर्स हैं आपके, ठीक है, पैरेलल एक दूसरे के, इन पे इस पे भी F1 इस पे F2 फोर्स लग रखा है, ये यहाँ को लगा रहा है यहाँ को लगा रहा है, दोनों के बीच अट्रैक्शन है। अब देखिए दोनों के बीच अट्रैक्शन है रिपल्सन है, पता कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर जब इसमें करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रही है, इसमें भी ऊपर की ओर फ्लो हो रही है, तो भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें ऊपर की ओर करंट फ्लो हो रही है पर इसमें कहाँ की हो रही है, नीचे की ओर हो रही है, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो मान लीजिए जब I1 पे ऊपर की ओर फ्लो हो रही है करंट, तो क्या करता है I2 पे आपका फोर्स एक्सर्ट करता है। तो इसके लिए यहाँ पे B1 क्या हो जाएगा, पहले के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स होता है F बराबर ILB साइन थीटा होता है फॉर्मूला, ILB साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे किस पे ये अप्लाई कर रहा है, आपका F बराबर हो जाएगा, ये I2 पे कर रहा है अप्लाई, तो F I की जगह ना होगा I2, L आपका L ही रहेगा, B आपका क्या हो जाएगा, ये वाला देखो ये B1, तो B1 की जगह पूरा ये क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 अपॉन R इंटू L, इस तरीके से। और उसके बाद देखिए ये आई एल साइन थीटा, इसको एल हटा दें अगर हम यहाँ से, तो ये इसको आप हटा दो फिलहाल, तो इसलिए ये आ जाएगा एल, ठीक है। तो आई अपॉन 2R और यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा आपका, साइन 90 डिग्री बन जाएगा इधर पे, क्योंकि देखिए कंडक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस तरीके से। तो एफ बराबर आपका हो जाएगा I2L म्यू नॉट 2I1 और अपॉन 4 पाई और यहाँ पे R, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आप देखिए F बराबर होता है आपका टोटल F अपॉन L होता है, F अपॉन L होता है। तो L से आप इसको डिवाइड करें पूरा, तो ये L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा टोटल F बराबर यहाँ पे म्यू नॉट, ये 2 से भी कैंसिल आउट कर दो इसको 2 टाइम, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और आपका मिल जाएगा I1 इंटू I2 अपॉन R। ये आपका तो स्टूडेंट आपका लास्ट 30 क्वेश्चन है, जिसमें कि 30 का पहला पार्ट जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, शायद वो आपके सिलेबस से हट गया है। अगर नहीं हटा होगा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके बता दूंगा। तो इसका अच्छा वाला पार्ट कर रहे हैं फिलहाल हम। आपको दिया गया है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि जो सेपरेटेड जो स्लिट्स है सेपरेटेड 0.2 मीटर एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड डी आपको दिया 1.4 मीटर अवे, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ब्राइट फ्रिंजेस एंड द फोर्थ फ्रिंज यानी कि x4 m बराबर 4 आपको निकालना है। फ्रिंजेस मेजर टू बी 1.2 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वेवलेंथ लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। आपको लैम्डा फाइंड करना है। देखिए सब दे रखा है, डी दे रखा है, डी दे रखा है, ये देखिए दोनों डी दे रखे हैं, एम दे रखा है, एक्स एम दे रखा है। फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है एक्स एम बराबर, तो लैम्डा निकालेंगे आप यहाँ पे। तो इसको कंप्लीटली आपको वैल्यू रखनी है और वैल्यू रखने के बाद डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो देखिए इस पर अगर आप वैल्यू रखें तो आपको मिल जाएगा सीधे एक्स एम की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 0.28 डी की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है इंटू 10 की पावर -3 है, अपॉन में स्मॉल कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.4 इंटू 1.4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एम की वैल्यू कितनी है 4 है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, टोटल आपका आ जाता है 6000 एंगस्ट्रॉम आ रहा है कैलकुलेशन करके। बहुत आसान आप कर सकते हैं। उस पर सेकंड पार्ट था आपके पास, ठीक है, इसमें आपको लैम्डा दे रखा है और डी दे रखा है, वो अल्फा निकालना था। अल्फा बराबर होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी फॉर्मूला होता है। तो 1.22 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपके पास 6000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, और यहाँ पे डी दे रखा है आपको कितना 240 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। अब इसे इंटू करके आप डिवाइड करेंगे तो आपको लास्ट जो आंसर आ रहा है इसका कैलकुलेशन करके 3.05 इंटू 10 की पावर -7 रेडियन। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन पे।